जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धीरज और मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 को देखना। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारी वीडियोस लंबी होंगी, तो आप चाहो तो वीडियोस को 1.25x पे देख सकते हो। वीडियो के लंबे होने का रीज़न भी है क्योंकि मैं मैथ्स के बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी बता रहा हूँ जिन्हें बिगनर स्टूडेंट नहीं समझते हैं। जैसे क्लास 5, 6, इवन 7 तक के स्टूडेंट नहीं समझते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उन्हें इसी वजह से अलजेब्रा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। और ये सभी वीडियोस मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्हें मैथ्स समझ में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि अलजेब्रा क्या है, हम लोग अलजेब्रा का यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, यही सब हमने पार्ट 1 में देखा था। और हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ अलजेब्रा। अच्छा, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स जो किसी फील्ड में यूज़ होते हों। तो हमें तो यहाँ पढ़ना है अलजेब्रा, तो हम अलजेब्रा के फील्ड के टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। जैसे आपका हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल, ये दोनों हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। टर्म, कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फैक्टर, और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा अर्थमेटिक फील्ड के टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं, जिससे हमें अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी होगी। फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, शो करना, डिनोट करना, दर्शाना। जैसे कि मान लीजिए एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। ये हुआ 5 बॉल्स के सेट हो गए, ये हो गए 3 बॉल्स के सेट, और हमें इसे ऐड करना है। तो हम प्रैक्टिकली सोच के तो बता देते हैं कि भाई ये 8 होगा आपका ऐड करने के बाद, लेकिन हम इसे मैथ के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे बताओ? ये 5 बॉल्स का सेट है तो हमने 5 लिख दिया, हाँ, और हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड का साइन लगाएंगे, और ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे इक्वल टू देके हमने 8 लिख दिया। मतलब हमने प्रैक्टिकल डेली लाइफ प्रॉब्लम को मैथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस दैट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? नंबर्स, ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस का, जो रिप्रेजेंट करता है किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को। जैसे देखिए आप, ये 5 प्लस 3 है, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 और यहाँ ऐड का साइन, और ये 3। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाई 5, ये भी किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पूरे सेट हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सभी को हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और हमने क्या देखा यहाँ पे? ये कॉम्बिनेशन है किसका? नंबर्स का, ऑपरेटर्स का और पैरेंथेसिस का। यहाँ देखिए नंबर भी है, ऑपरेटर भी है, यहाँ ऐड का साइन है, इन्हें ऑपरेटर कहते हैं इंडिविजुअली। और यहाँ क्या है? 3 है, ये भी एक नंबर है। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पैरेंथेसिस या कह लीजिए ब्रैकेट भी है, और नंबर भी है, ऑपरेटर्स भी हैं। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट हर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हो ये जरूरी नहीं है, कहीं हो सकता है कहीं नहीं भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये जो पूरे सेट हैं इन्हें हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ये पूरे को। ना कि सिंगल ये 21 प्लस 4 क्यूब, सिंगल सिंगल नहीं, ये पूरे को हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये सभी, यहाँ 8 भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यहाँ 8 खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नहीं होंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ सभी नंबर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, और कहीं ब्रैकेट भी दिख जा रहे हैं, लेकिन वेरिएबल्स नहीं होंगे। लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ नंबर्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, ऑपरेटर्स भी होंगे, पैरेंथेसिस भी होंगे, ठीक है? और ये सभी जो भी आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये सभी ये किसी एक नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। 14 डिवाइड बाई 7 क्या होगा? 2 प्लस 41 प्लस 8। ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है नंबर 51 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमें कब पता चला है? जब जब हम इन्हें सॉल्व कर दिए तो हमें पता चल गया। तो ये जो पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ये नंबर 51 को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था। वैसे ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वैसे ये भी। सभी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन पूरे को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा सेट, ये पूरा सेट, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है, जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ही एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, और वो आपको अलजेब्रा में भी काफ़ी काम आएगा। वो है टर्म, जो कि मैं अगले पेज पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए टर्म को हम एग्जांपल से समझते हैं।
तो हमने अभी क्या पढ़ा था, इन्हें हम क्या बोल रहे थे, इन्हें हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल रहे थे। ये सभी आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इंडिविजुअल नंबर की, मतलब किसी सिंगल नंबर की, से या 9 है, 7 है, 4 है, 19 है, -4 है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टर्म। 4 ये एक टर्म है, 19 ये एक टर्म है, यहाँ +9 ये एक टर्म हो गया, यहाँ +7 एक टर्म हो गया, यहाँ -14 एक टर्म हो गया, यहाँ -3 एक टर्म हो गया, और पूरा क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और जब बात आती है इंडिविजुअल नंबर की तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये एक टर्म हो गया, +13, +8, -9, -4, +2, -10, ये सभी क्या है आपके सिंगल इंडिविजुअली टर्म कहलाएंगे, और पूरे क्या कहलाएंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट है आपका, जब भी हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में टर्म आइडेंटिफाई करने हो या टर्म को हमें अलग करना हो, तो हम हमेशा उस टर्म को उसके साइन के साथ लेंगे। जैसे ये 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, जो अभी हिडन है। ये पूरा पॉजिटिव साइन से लेके यहाँ तक आपका एक टर्म हो गया, ये पॉजिटिव साइन से लेके एक टर्म हो गया। मतलब क्या, ये जो नंबर हैं इनसे कनेक्टेड हैं साइन से अपने, ठीक है, ये हमेशा अपने साइन से कनेक्टेड होते हैं। 10 माइनस से कनेक्टेड है, ये 2 प्लस से कनेक्टेड है। तो जब भी हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना हो या अलग करना हो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, तो हम हमेशा उस टर्म को उसके साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये क्या है आपका, ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन जब हमें इसमें से टर्म आइडेंटिफाई करने हो तो हमें ध्यान देना होगा प्लस और माइनस साइन का। ये एक शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो जहां भी आप प्लस और माइनस के साइन देखेंगे वहां से टर्म सेपरेट हो जाएगा या अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इस 21 का क्या साइन है, प्लस है, मतलब ये पूरा एक टर्म हो गया। फिर यहाँ एक प्लस साइन आ गया, मतलब ये एक टर्म अलग हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे एक टर्म हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक +4। क्यों, क्योंकि ये पूरे जो भी नंबर हैं इनके इनके साइन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से एक टर्म अलग हो गया, फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ से ये टर्म सेपरेट हो गया। ये पूरा -32 ये एक टर्म हो गया, फिर माइनस आ गया तो फिर वहाँ से टर्म अलग हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गया। फिर -15 ये एक टर्म हो गया आपका, फिर प्लस आ गया तो टर्म सेपरेट हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये डिवाइड हो गया तो ये +5 एक टर्म हो गया। मतलब क्या, प्लस और माइनस साइन से टर्म अलग होते हैं आइडेंटिफाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लस और माइनस साइन से टर्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं या अलग करते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में से। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब बात आती है टर्म को अलग करने की तो हमने अभी क्या देखा, माइनस और प्लस साइन से टर्म सेपरेट होते हैं या अलग होते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर्स कनेक्ट होते हैं। नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं इन दोनों साइन से। और यहाँ क्या हो रहा था, प्लस और माइनस साइन से टर्म अलग हो रहते हैं, ठीक है, ना कि नंबर। और यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर कनेक्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 × 2, मतलब ये दोनों नंबर आपस में कनेक्ट हैं तो ये एक टर्म होगा आपका। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ सिंगल नंबर एक टर्म हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं दो नंबर अलग अलग एक हो जा रहे हैं। अच्छा, हम 4 × 2 को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 को हम लिख सकते हैं 8। ये अब देखिए सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, ये एक टर्म बन गया। इसीलिए 4 और 2 आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लाई साइन से, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई होकर एक नंबर बन सकते हैं। जैसे ये सब नंबर हैं 21 + 4 - 32, ये क्या और सिंप्लीफाई हो सकते थे, ये इंडिविजुअल नंबर नहीं हो सकते थे ना, ये +4 ही रहता, ये 21 है 21 ही रहता। लेकिन जब बात आती है दो नंबर जहां मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होगा, वो और सिंप्लीफाई होकर एक सिंगल नंबर बन सकते हैं। इसीलिए ये आपस में इन्हें हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। ये +7 और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है, +7 / +7 ही रहेगा। यहाँ से ये एक टर्म हो गया। यहाँ पे देख लीजिए प्लस और माइनस साइन से भी टर्म यहाँ पे अलग हो रहे हैं। यहाँ प्लस का साइन आ गया ना, तो ये पूरा एक टर्म अलग हो गया आपका। यहाँ माइनस आ गया तो ये पूरा एक टर्म अलग हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 3 × 2, मल्टीप्लाई का साइन क्या करता है, नंबर्स को कनेक्ट करता है। मतलब ये पूरा, ये यहाँ से माइनस से लेके यहाँ तक एक टर्म कंसीडर होंगे। देखिए फिर एक प्लस साइन आ गया तो मतलब ये एक टर्म पूरा सेपरेट हो गया यहाँ से। जैसे मल्टीप्लाई दो नंबर्स को कनेक्ट कर रहा है, वैसे ही डिवाइड साइन भी दो नंबर को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये 14 / 2 क्या होगा, 7 तो होगा। मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये और सिंप्लीफाई होके क्या हो सकते हैं, 7 बन सकता है। इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म कंसीडर होंगे, क्योंकि ये आपस में सिंप्लीफाई होके एक ऐसा नंबर बन सकता है, ठीक है, जो कि है 7। हमने अब तक क्या पढ़ा कि हम जो भी नंबर को कंसीडर करेंगे उसके साइन के साथ देखेंगे, ठीक। ये 4 इससे कनेक्टेड है, ये 13 इससे कनेक्टेड है, 10 माइनस से कनेक्टेड है। मतलब हम जब भी टर्म को अलग करेंगे तो उसके साइन के साथ लेंगे, और साइन कहाँ होता है, उस नंबर के सामने होता है, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा, माइनस और प्लस साइन से
टर्म अलग होते हैं किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। और हमने यहाँ क्या पढ़ा, थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से दो नंबर आपस में कनेक्ट हो रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई दो ही नंबर कनेक्ट हो, यहाँ 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये पूरा भी एक ही टर्म कंसीडर हुआ। क्यों कंसीडर हुआ, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई करके हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 2 6 6 4 24, मतलब ये जो पूरा नंबर है जो मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट है, इसे हम और सिंप्लीफाई करके 24 लिख सकते हैं। और ये 24 ये खुद में एक टर्म है, ठीक है। तो चलिए अब ऊपर देखते हैं हम, ये 4 क्या है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी है और इसे हम यहाँ पे अब टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई एक इंडिविजुअल नंबर है, यहाँ भी ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और इसे हम टर्म भी पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है, ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और +9 एक टर्म है, ये +7 एक टर्म है, यहाँ -14 एक टर्म है, -3 एक टर्म है। ये सभी क्या इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं इनके साइन के साथ वो सभी एक टर्म कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए -15 एक टर्म, -3 एक टर्म, +2 एक टर्म, -10 एक टर्म, यहाँ ये सभी टर्म्स हैं। और ये हमने अभी क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई साइन से दो नंबर कनेक्ट होते हैं ना, तो ये भी एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है। क्यों है, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे +27 लिख सकते हैं जो खुद में एक टर्म बन जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4.5। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये 4.5 ही आएगा। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, मतलब मल्टीप्लाई साइन से दो नंबर आपस में कनेक्ट है, मतलब ये आपका एक टर्म कंसीडर हो गया। और ये -21 ये एक टर्म हो गया। यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये एक टर्म हो गया, +21 एक टर्म हो गया, -22/11 ये अपॉन जो है ये डिवाइड साइन को डिनोट करता है, या जो फ्रैक्शन का ये साइन है ये आपका डिवाइड साइन को डिनोट करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, -22 डिवाइड हो रहा है 11 से, और हम इसे पूरा एक टर्म कंसीडर करेंगे। क्यों, -22 डिवाइड बाई 11 क्या होता है, -2 होगा, ठीक है। मतलब ये और सिंप्लीफाई करके ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसी में एक और पॉइंट आपको बताना है कि टर्म के कलेक्शन से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो सिंगल टर्म है, ये एक टर्म भी है और इसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। वैसे ये भी है, ये भी है। वैसे यहाँ देखिए 2 टर्म है, किसी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 4 टर्म है। मतलब क्या, टर्म को कलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक और एग्जांपल से आपको मैं टर्म को अच्छे से बता देता हूँ। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और हम इसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हमें क्या पता है कि प्लस और माइनस साइन से टर्म्स अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर्स कनेक्ट होते हैं आपस में। तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका -46, ये आपका एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ जा रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म सेपरेट हो गया, अलग हो गया। अगला देखते हैं +2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 और 8 मल्टीप्लाई साइन से आपस में कनेक्ट हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक टर्म कंसीडर होगा, क्योंकि +2 मल्टीप्लाइड बाई 8 को हम लिख सकते हैं 16 या +16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं -18 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे 18 और 9 डिवाइड साइन से कनेक्ट है, 18 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, इनकी फाइनल वैल्यू होगी -2। यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म कंसीडर होगा, क्योंकि इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -2। अगला देखते हैं +14, ये तो सिंपल है, ये एक टर्म कंसीडर हो गया। अगला क्या है -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म कंसीडर होगा, क्योंकि ये सभी नंबर मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट हैं और इन्हें हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इनकी पूरी वैल्यू क्या होगी, ये होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 होगा, 8 इंटू 5 40, -40 ये पूरी इनकी फाइनल वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक पूरे इस टर्म की फाइनल वैल्यू -40 है। अगला है आपका -48 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी पूरा एक टर्म कंसीडर होगा, यहाँ माइनस से लेके पूरा आपका यहाँ 3 तक एक टर्म कंसीडर होगा। यहाँ प्लस आ जा रहा है तो मतलब यहाँ से ये टर्म सेपरेट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म कंसीडर हुआ है। और इसे हम और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 6 होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 18 होता है, मतलब -18 इसकी पूरी फाइनल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ 48 डिवाइड हो रहा है 8 से, मतलब दोनों आपस में कनेक्ट है डिवाइड के साइन से, फिर जो भी वैल्यू मतलब 6 जो आ रही है वो वैल्यू फिर 3 से कनेक्ट है, मतलब 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये +2 ये एक आपका टर्म हो गया। अब इसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, मतलब ये पूरी जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है इनकी फाइनल वैल्यू और सिंप्लीफाई होके ये आई है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बना है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन का
फाइनल वर्जन है। ये पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस और माइनस करके। मैं करके आपको दिखाता हूँ। -46 है, फिर -2, -40 और -18, ये हो गया आपका -20, -60, ये आपका टोटल हो गया 106 माइनस, और प्लस वाले कितने हो जा रहे हैं आपके 16 + 14 और +2, पूरा कितना हुआ +32 हो गया। अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे हो गया 4 और ये क्या हो गया आपका -7। मतलब इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू क्या है, -74 है। इसे हम इक्वल टू लगा के यहाँ पे -74 भी लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ इक्वल टू साइन लगा दिए तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या बन गया, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बन गया। और ये क्या बन गया आपका पूरा, ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन गया। और पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। और ये पार्ट भी आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि -74 नंबर खुद को ही यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं बताओ, इसे हम एक टर्म भी बोल सकते हैं। और ये सभी आपके क्या है, ये सभी एक टर्म है, ये सभी आपके जो आए हैं ऊपर से आपके, ये आपका इसका वैल्यू है, ये पूरा आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये सभी आपके फाइनलाइज्ड वैल्यू हैं। ये अब क्या बन गया है, ये एक रियल नंबर बन गया है। ये सभी रियल नंबर, इसे आप इंटीजर भी बोल सकते हो, एक रियल नंबर बन गया। मतलब हमने इतने बड़े बड़े टर्म को सिंप्लीफाई करके एक रियल नंबर बना दिया। अब हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसका फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं, या एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बना सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल इक्वेशन ही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। फर्स्ट था आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और सेकंड है आपका न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन या अर्थमेटिक इक्वेशन। जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को उसके फाइनल वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा के, तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा आपका एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इतना पार्ट आपका क्या कहला रहा था, इतना पार्ट आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहला रहा था। यहाँ 8 भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, ये पूरा। अच्छा, ये इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया है बताओ। ये इक्वेशन वर्ड आया है इक्वल टू साइन से। इसे मैं और आपको समझा देता हूँ इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, आप तराजू तो जानते होगे, जिसपे दुकानदार सामान वेट करता है और आपको सेल कर देता है। दोनों साइड यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा जाता है। एक साइड आप सामान रखते हो, एक साइड आप वजन रखते हो, जैसे 1 kg, 500 ग्राम, 2 kg। एक साइड आप रखते हो और एक साइड आप सामान को रखते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, जैसे अगर आपको कोई सामान लेना हो, जैसे मान लीजिए आपको लेना है राइस 5 kg, तो 5 kg आपने यहाँ पे राइस रखा एक साइड पे, और दूसरे साइड आप क्या करोगे, दूसरे साइड भी 5 kg ही तो रखोगे, तभी तो ये आपस में बैलेंस होगा, मतलब इक्वल होगा दोनों साइड। अगर इधर हमने 4 kg रखा होता तो क्या होता है, ये साइड आपका ऊपर चला जाता और ये आपका नीचे आ जाता। ठीक, अगर हमने यहाँ पे 6 kg रखा होता तब क्या होता, ये साइड आपका नीचे आ जाता और ये साइड आपका ऊपर हो जाता, मतलब डिसबैलेंस हो जाता। और हमें इसे बराबर करने के लिए, इस तराजू को बराबर करने के लिए हमें दोनों साइड सेम वजन रखना होता है। इधर आपका 5 kg का कोई सामान है तो इधर भी आपको 5 kg ही रखना होगा, तभी दोनों आपस में बैलेंस होते हैं। यहीं से बनता है आपका इक्वेशन। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 10 + 2, ये पूरा क्या है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और जब हम इसे इसकी फाइनल वैल्यू इक्वल टू साइन लगा के इधर लिख दें, तो ये पूरा क्या बन गया, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बन गया, जहां दोनों साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखिए 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ इक्वल टू का साइन, और ये आपका यहाँ 12 उतर गया, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया, और ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब दोनों साइड आपका फाइनल वैल्यू जो आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। अगर यहीं पे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 15 + 2, अगर इक्वल टू साइन लगा के इसकी फाइनल वैल्यू में 16 लिख दूं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए 15 + 2 कितना होता है, 17 होता है, और हमने यहाँ क्या लिखा है, इक्वल टू के दूसरे साइड ये 16 लिखा है। क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये इक्वल टू साइन लगा, ये गलत है, ये ऐसे होगा आपका, यहाँ एक क्रॉस का साइन आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जैसे हमने यहाँ बताया था अभी कि एक साइड 5 kg रखता और दूसरे साइड अगर 4 या 6 kg रख रहा था, तो ये आपस में बैलेंस नहीं होते, मतलब दोनों बराबर नहीं होते। वैसे ही न्यूमेरिकल इक्वेशन में भी होता है, हमें दोनों साइड बराबर रखना होता है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं 7 माइनस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 25। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ये पार्ट क्या है? ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और पूरा क्या है आपका? पूरा एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हो रहे होंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 7 माइनस 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, मतलब 25 इधर भी हो गया और 25 आपका इधर भी हो गया। एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी होता है उसे हम LHS कहते हैं, और इक्वल टू के राइट साइड में जो भी होता है हम उसे RHS कहते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये आपको ध्यान देना होगा कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अगला देखते हैं, ये क्या है? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और ये पूरा आपका क्या बन रहा है? पूरा आपका बन रहा है एक न्यूमेरिकल इक्वेशन। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, चलिए हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। 17 प्लस 3 कितना होता है? 20 होता है। और 25 माइनस 5 कितना होता है? ये भी 20 होता है। मतलब क्या? इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। हम अभी ऊपर देख रहे थे कि एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इतना बड़ा था जहां 2 टर्म थे, और यहाँ राइट हैंड साइड में एक टर्म था जो कि 8 है। यहाँ देख रहे हैं LHS में इतना सब लिखा हुआ है और RHS में भाई सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे RHS में आपका 2 टर्म आ गया, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आ तो 20 ही रहा है ना। आप LHS में भाई एक टर्म लिखो, 2 टर्म लिखो, 3 टर्म लिखो, 4 टर्म लिखो, कंडीशन इतना है कि आपका दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइड यहाँ बराबर हो गया, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 75 प्लस 25 माइनस 80। इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे। और जब हम इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए 75 प्लस 25 100 होता है, और 100 माइनस 80 20 ही तो होता है। फाइनल वैल्यू तो आखिर 20 ही आ रही है। तो RHS में आपका एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म कितना भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। 7 प्लस 1, ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। और ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। 7 प्लस 1 8, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 8 होता है। मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा क्या है? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, या टर्म भी कह सकते हैं। और पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन आ गया है। और इसमें हमारे टर्म क्या थे? प्लस 15 ये एक टर्म हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 3 ये एक टर्म हो गया, -2 एक टर्म हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक टर्म हो गया, -5 एक टर्म हो गया, और 22 ये एक टर्म हो गया। तो चलिए इसे और सॉल्व करके देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 एज इट इज, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 6 होता है। ये -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 -5, और ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे, और 22 हमने यहाँ लिख दिया। आगे 15 प्लस 6 21 माइनस 2 19, 19 प्लस 8 कितना हुआ? 27 माइनस 5 22 इक्वल टू 22। यहाँ क्या देख रहे हैं? दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये इतना बड़ा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था, इसे हमने और सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा, फिर इसे और सिंप्लीफाई किया तो ये 22 आ जा रहा है, जो कि राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया। और हमने अभी क्या बताया कि ये जरूरी नहीं कि एक ही टर्म हो, यहाँ और भी टर्म आ सकते हैं, वो भी चलिए आपको बता देते हैं। ये पूरा क्या है? आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ कितने टर्म है? यहाँ ये एक टर्म हो गया, फिर ये एक टर्म हो गया, और प्लस 14 ये एक टर्म हो गया। चलिए इसे देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 एज इट इज, 18 डिवाइडेड बाई 3 6 -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 -5 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 18, यहाँ -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, और प्लस 14। 15 प्लस 6 21, -7 प्लस 8 इक्वल टू का साइन एज इट इज। 18 प्लस 14 कितना हो गया? ये हो गया आपका 32, ये -10। आगे बढ़ते हैं। -7 प्लस 8 कितना हो गया? 1, और 21, 21 प्लस 1 कितना होता है? 22, और ये इक्वल टू का साइन। 32 माइनस 10 कितना हो गया? 22। ये क्या देख रहे हैं? ये दोनों साइड यहाँ भी बराबर हो गया, मतलब इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया। और यही अगर बराबर नहीं आता दोनों साइड तो क्या होता है? ये इक्वल टू पे एक क्रॉस का साइन लग जाता। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूं मैं। तो चलिए समराइज कर देते हैं सभी पॉइंट्स को। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, टर्म पढ़ा, और न्यूमेरिकल इक्वेशन पढ़ा। ये सब पॉइंट्स आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ?
ये सभी पॉइंट्स आपके अलजेब्रा में बहुत काम आएंगे। जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो आपको अलजेब्रा समझने में भी आसानी होगी। चलिए आपको समराइज कर देता हूँ सभी पॉइंट्स को। ये पूरा क्या है आपका, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, ये भी पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और जब हम इंडिविजुअल नंबर की बात करें तो ये आपका टर्म है, ये पूरा आपका एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, +1 ये एक टर्म हो गया, ये +14 डिवाइडेड बाई 2 एक टर्म हो गया, ये हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया आपका, यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। मतलब क्या, ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और जब हम इंडिविजुअल नंबर की बात करें तो ये सभी आपके टर्म्स हैं, क्योंकि इसे हम और इवेल्युएट करके एक रियल नंबर बना सकते हैं। जैसे आपका 10 है, 1 है, वैसे इसे हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं। 39 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 13 होता है। आगे देखते हैं, और -8 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 7 होता है। -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, -6 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 हो जाएगा। ये सभी क्या बन गए, एक सिंगल टर्म या कह लीजिए रियल नंबर या इंटीजर बन गए। आगे देखते हैं, और हमने टर्म समझ लिया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझ लिया, और अब है आपका न्यूमेरिकल इक्वेशन। हम इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल इक्वेशन हम इसे और सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, मतलब दोनों साइड बराबर हैं या नहीं। 10 + 13 - 8 + 1 = 7 - 6 + 12 + 3.5 - 0.5। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। 10 + 13 + 1 कितना हो गया, 24 हो गया, और ये -8 = 7 + 12 कितना हो गया, 19 हो गया, और ये -6, और ये आपका कितना हो गया, +3 हो गया। 3.5 और 0.5 को जब आप ऐड करोगे तो 3 आएगा। आगे देखते हैं, 24 - 8 कितना होता है, 16 होता है, और इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे कितना होगा, 19 - 6 कितना होता है, 13 + 3 16। ये दोनों साइड आपके बराबर हो गए, मतलब आपका ये जो भी इतना सब लिखा हुआ है ये सभी सही है, और इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें जो भी अर्थमेटिक फील्ड में पढ़ना था वो पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, एल्जेब्रिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज लेटर और वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट अ अननोन नंबर। एल्जेब्रा क्या है, एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ये कई पार्ट में डिवाइड है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, एल्जेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारे ब्रांच है इसके। वैसे ही ये एल्जेब्रा एक ब्रांच है, इसे आप खुद में एक सब्जेक्ट कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वेयर वी यूज लेटर्स और वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि हम किसी अननोन वैल्यू की जगह पे एक वेरिएबल यूज कर ले रहे थे। एल्जेब्रा में हम लोग सीखते हैं कि भाई वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, हमें यही सब एल्जेब्रा में सिखाया जाता है। अभी बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में इतना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एल्जेब्रा के और सारे यूज होते हैं वो सब भी आपको बताता जाऊंगा। सेकंड है आपका वेरिएबल। वेरिएबल भी हम लोग ने पढ़ चुका है, अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ नोन न्यूमेरिकल वैल्यू इन एनी पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कैलकुलेशन। Variable also takes on various numerical value in various mathematical problem और calculation। Variables क्या हैं? Variables जैसे आपके A, B, C से लेके X, Y, Z तक, ये इन सभी को हम variables कहते हैं। और ये हर एक क्वेश्चन में इनकी अलग वैल्यू होती है। पता चले किसी क्वेश्चन में इस A की वैल्यू 2 है तो किसी क्वेश्चन में इस A की वैल्यू 5 हो जाएगी, किसी क्वेश्चन में इस A की वैल्यू 4/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैसे इन सभी के साथ भी है। हमने अभी क्या देखा, अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ नोन न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल या लेटर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू को इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसको मैं आपको समझा देता हूं। हमने पार्ट 1 में एग्जांपल लेके ये सब समझा था, जैसे ये मैंने 2 मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको बताया, चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 8 + what = 12, मतलब आप 8 में कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करोगे कि 12 आएगी, बताओ। वो वैल्यू होगी 4, मतलब इस बॉक्स में आप 4 जब लिखोगे तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइड आपका 12 आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स है वो किस अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, वो है नंबर 4। ठीक है, मतलब इस बॉक्स में नंबर 4 लिखा जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सब तो हम जब छोटे क्लासेस में होते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में ये बॉक्स बनाना ईजी होता है भाई। हम लोग को क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं तो भाई हम ये सब बना के काम चला लेते हैं। लेकिन जैसे आप अपर क्लास में जाओगे तो ये बॉक्स वगैरह बनाना कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को शो करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम अपर क्लास में जाते हैं तो ये बॉक्स की जगह हम एक कोई वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। वेरिएबल जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज़ कर लेते हैं इस बॉक्स की जगह पे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को डिज़ाइन कर देता हूँ। 8 प्लस कोई एक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे m, 8 प्लस m इक्वल टू 12। हमने यहाँ पे क्या किया, बस इस बॉक्स की जगह पे हमने एक वेरिएबल का यूज़ कर लिया। अभी हमें वैसे ही सोचना है कि भाई 8 में आप क्या ऐड करोगे, मतलब m की जगह आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इस m की जगह पे आप कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, बताओ। वो नंबर होगा आपका 4। वही एक अननोन ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 4। मतलब हम m की जगह पे 4 को रिप्लेस कर सकते हैं। इस m को इरेज करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4। जैसे इस बॉक्स में हम 4 लिख दे रहे थे या इस बॉक्स की वैल्यू 4 थी, वैसे ही यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 21 माइनस वट इज इक्वल टू 15। मतलब आप 21 में ऐसा कौन सा अननोन नंबर माइनस करोगे कि 15 आएगा, बताओ। वो कौन सी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो यहाँ पे रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, बताओ। वो है 6। मतलब इस बॉक्स में जब आप 6 रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, मतलब इस बॉक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो इस बॉक्स की जगह पे हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ भी मैं m ही रखता हूँ, कोई और भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते थे, a b c d x y z, कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, जरूरी नहीं कि हम m ही लें। 21 माइनस m इक्वल टू 15। तो जैसे हमने यहाँ सोच के बताया कि इस बॉक्स में वैल्यू 6 रखी जाएगी, तो वैसे ही हम यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इस m की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाएगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस m की वैल्यू होगी आपकी m इक्वल टू 6। यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू 6 हो गई m की, मतलब m की जगह हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। हमने इन दोनों क्वेश्चन में ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ देखी, बताओ। वो है आपका वेरिएबल m। हमने यहाँ भी m लिया है, हमने यहाँ भी m लिया है, मतलब इस m की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जा रही है और यहाँ पे इस दूसरे क्वेश्चन में m की वैल्यू 6 हो जा रही है। मतलब क्या, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वेरिएबल्स ऑल्सो टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इन वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कैलकुलेशन। तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों क्वेश्चन में इस m की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 6 आ रहा है। मतलब क्या, हर क्वेश्चन में हर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में वहाँ पे बताया हूँ, कई एग्जाम्पल लेके आपको समझाया हूँ, जिससे आप समझ जाओगे। वेरिएबल वर्ड जो है ये बना है वेरी से, वेरी से ये वेरिएबल बना है। वेरी मतलब क्या होता है, जो हमेशा चेंज होता रहता हो, उसी से ये वर्ड बना है। वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा चेंज होती रह रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड है आपका कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, वो हमेशा फिक्स रहती हो। जैसे आपके सभी नंबर्स, अर्थमेटिक फील्ड में जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो सभी एक कांस्टेंट होते हैं। जैसे देखिए √3, -1/7, 2/9, -8, 0, 1, 2, 7, 9 और एक्सेट्रा, और भी सारे नंबर्स। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, इन्हें हम कांस्टेंट पढ़ते हैं। क्या इस 2 की वैल्यू कभी 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, ये कभी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिनकी वैल्यू चेंज ना होती हो, जो हमेशा स्थिर रहते हो, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर एंड ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होता है, मैथ्स में ये सभी सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन्हें इंडिविजुअली हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ये प्लस एक ऑपरेटर है, ये माइनस भी एक ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स नंबर्स और वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, लेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन क्या होता है, जब यही ऑपरेटर्स आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यूज होने लगते हैं और जब हम इन्हें सॉल्व करके या प्रोसेस करके इनका वैल्यू निकाल लेते हैं,
तो इस प्रोसेस को मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हो मेंटली 4 + 2 6 6 - 1 5, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस करके ही ये आंसर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को ही हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वैसे ही ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपको बताया था, जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहां सभी नंबर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको बताया था कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहां नंबर्स भी होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे और पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं आपके। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेटर्स होगा। ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या कह रहा है, और कॉम्बिनेशन या सेट, ये पूरा ये आपका कॉम्बिनेशन या कह लीजिए सेट। कॉम्बिनेशन किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, सब में कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, जो कनेक्ट है किससे, सम, मतलब कुछ ऑपरेटर से, एक या दो या सभी चारों। यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे प्लस और माइनस आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। यहाँ पे सभी चारों ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं, यहाँ पे 3 हुए हैं। कैसे, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है और मल्टीप्लाई वाले यूज हुए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन या सेट है जहाँ पे आपके कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, जो कनेक्टेड हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से। हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं कि वो सभी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड साइन से कनेक्ट हैं और वहां पे आपके कांस्टेंट भी आ रहे हैं और वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। ये सभी जो कॉम्बिनेशन है इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि 4 + 3 × 2, ये पूरा हम इसे क्या बोल लेते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल लेते हैं, जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। वैसे ही यहाँ भी ये जो पूरे सेट हैं ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और यहाँ पे यूज हुए जो भी वेरिएबल्स हैं वो किन्हीं अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए a³, ये भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है देखिए, इस a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, a × a × a। ये पूरा क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखे हुए हैं। और आगे देखते हैं। अच्छा, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें उसमें कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। वो ये है कि आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके पावर्स हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये √a है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻1/2। मतलब क्या, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रहा है। और यहाँ इन सभी में हम देख रहे हैं कि सभी वेरिएबल्स की पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। जैसे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है। ये सभी आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव साइड बढ़ते जाते हैं, जिन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, ये सभी आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था, रुको आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स या इसे हम होल नंबर भी कहते हैं। और जो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड होते हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होके राइट साइड में बढ़ते जाते हैं वो सभी आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल में यही कह रहा है कि जो वेरिएबल्स के आपके पावर्स होंगे वो आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब होल नंबर होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स को मैं आगे आपको समझाऊंगा, आप परेशान ना होइए, यहाँ मैं बस आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला है आपका टर्म। हमने अरिथमेटिक फील्ड में टर्म पढ़ लिया है, अब हम अलजेब्रिक फील्ड में टर्म के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में टर्म्स के बारे में क्या पढ़ा था, जैसे कोई एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। हम इस पूरे सेट को क्या बोल रहे थे, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, और हमें ये पता था कि प्लस और माइनस साइन से टर्म सेपरेट हो रहे थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर आपस में कनेक्ट हो रहे थे। हमने ये सब पढ़ा था। तो चलिए इसमें हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये +16 ये एक टर्म हो गया आपका, यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो ये टर्म सेपरेट हो गया आपका, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म हो गया। क्यों यहाँ पे 2 नंबर एक टर्म हो गए, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट हैं, इसीलिए हम इसे एक टर्म पढ़ रहे हैं।
यहाँ देख लीजिए +12/2 ये एक टर्म कंसीडर हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड साइन से कनेक्ट हैं। यहाँ देखिए -4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट हैं, तो ये आपस में एक टर्म हो गए। क्योंकि इन्हें हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं -8, इसे हम लिख सकते हैं 6 +6, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, और 14 मल्टीप्लाइड बाई -4 कितना होगा? -56। तो ये अब क्या बन गया? एक रियल नंबर बन गया, या इंटीजर फॉर्म में आ गया। इसीलिए हम इसे एक सिंगल टर्म पढ़ रहे थे इस पूरे सेट को, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे। तो चलिए अब हम अलजेब्रा फील्ड में टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। टर्म्स ऑफ algebraic expression. The different parts of algebraic expression separated by sign plus or minus are called terms of algebraic expression. algebraic expression के different parts जो सेपरेट होते हैं, मतलब अलग होते हैं प्लस और माइनस साइन से, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक algebraic expression है, यहाँ से यहाँ तक ये सभी आपके algebraic expression है, जहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं आपके। लेकिन जब बात आती है टर्म्स की, तो यहाँ क्या बताया गया? डिफरेंट पार्ट्स सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। जैसा हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि टर्म्स प्लस और माइनस साइन से अलग होते हैं, सेम वैसा ही यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ भी आपके टर्म्स प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगे। जैसे +4x ये एक टर्म हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो ये आपका एक टर्म अलग हो गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यहाँ प्लस साइन आ गया, तो ये एक टर्म अलग हो गया। तो ये क्या है? ये आपका एक अलग टर्म हो गया 7x², और ये आपका एक अलग टर्म हो गया +40xyz। और हम इस पूरे को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और डिफरेंट पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो रहा है। और टर्म्स के कलेक्शन से ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि टर्म्स के कलेक्शन से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनता है, वैसे ही यहाँ भी है, टर्म्स के कलेक्शन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है आपका। अगला देखते हैं, ये पूरा एक क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके टर्म्स हैं। +2a² भी ये एक टर्म हो गया, +1/2a ये एक टर्म हो गया, -√25a भी ये एक टर्म हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 के पहले एक प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन 2 से कनेक्टेड है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होता है, तो हमें उसका साइन नहीं लिखना होता है। यहाँ देखिए, ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है 4, और हमने इसका साइन हाइड कर रखा है, मतलब हमने प्लस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसे इरेज कर सकते हो। जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होता है, तब हम प्लस साइन को हाइड कर देते हैं, और जब यही पॉजिटिव टर्म अगर सेकंड या थर्ड टर्म हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम इस साइन को हाइड नहीं करते हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव टर्म है पूरा, लेकिन हमने इसका साइन हाइड नहीं किया है। हमें इतना ध्यान देना है कि जब फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन नहीं दिखाते। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला देखते हैं, ये पूरा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये डिफरेंट पार्ट्स क्या है? आपके टर्म्स हैं। ये एक टर्म हो गया, यहाँ से ये एक टर्म हो गया, यहाँ से ये एक टर्म हो गया, मतलब प्लस और माइनस साइन से टर्म सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। ये एक टर्म हो गया आपका, फिर ये एक टर्म हो गया। टर्म के बारे में और डिटेल में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप +40xyz, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये +40 एक नंबर है या कांस्टेंट है जो इन तीनों वेरिएबल से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट है। देखिए कैसे, 40 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई z। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर्स कनेक्ट होते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ नंबर्स भी कनेक्ट होते हैं और वेरिएबल्स भी कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है ना, तो जब हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हाइड हो जाता है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना इन तीनों के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हिडन है। ये 40 और x के बीच में एक साइन है, यहाँ x और y के बीच में एक साइन है, यहाँ y और z के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है। ये आपस में सभी नंबर्स और वेरिएबल कनेक्ट हैं। किस साइन से? मल्टीप्लाई के साइन से। और हम अलजेब्रा में ज्यादातर मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते हैं, उन्हें हाइड करके रखते हैं। तो चलिए समझते हैं टर्म्स के बारे में और डिटेल में। ये है आपका टर्म इन केस ऑफ वन नंबर एंड वन वेरिएबल। यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्म बनता कैसे है अलजेब्रा में, ठीक है। तो एक टर्म में क्या क्या होता है? एक कांस्टेंट होगा, या कह लीजिए रियल नंबर होगा। फर्स्ट आपका एक रियल नंबर लिखा जाता है और उसके बाद एक वेरिएबल लिखा जाता है। तो देखिए टर्म में सबसे पहले एक रियल नंबर आएगा। जैसे ये सभी क्या है? आपके रियल नंबर है। √5, 3/7, -5/11, -11, ये सभी क्या है? आपके एक रियल नंबर है। और हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम नंबर्स लिखेंगे
तो उनके साइन के साथ हम कंसिडर करेंगे। प्लस साइन होगा तो जहां जरूरत होगा हम प्लस साइन रखेंगे, और जहां जरूरत नहीं होगा हम प्लस साइन को हाइड कर देंगे। लेकिन जब बात आती है माइनस साइन की, अगर किसी नंबर का साइन माइनस है तो हम उस नंबर के सामने माइनस साइन हमेशा लगा के चलेंगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रियल नंबर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको रियल नंबर भी समझा देता हूं। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है कलेक्शन किसका? रैशनल और इररेशनल नंबर का, ठीक है। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, और भी कई सारे नंबर्स। ये सभी आपके इररेशनल नंबर हैं, और ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये भी देखिए -4/3, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका है पहले, ये सब रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर, और ये सभी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसे। और यहाँ पे 0, 1, 2, 4.5, 5, 6 और भी कई सारे नंबर, ये सभी आपके रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 6 है, इसे हम 6/1 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। ये 4.5 है, इसे भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 9/2। अब देखिए ये एक डेसिमल वाला नंबर था, ये भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये रैशनल नंबर भी फर्दर क्लासीफाई हुआ है इंटीजर में। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? जैसे ये -4, -2, -1, मतलब नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट में जो भी नंबर्स आएंगे नेगेटिव वाले, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और नंबर लाइन में जीरो से राइट साइड में जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर भी कहते हैं। फिर आइए और देखते हैं। इंटीजर फर्दर क्लासीफाई हुआ है आपका नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये पार्ट आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, और जो नंबर लाइन पे जीरो से स्टार्ट होकर राइट साइड में नंबर जाते हैं वो सभी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम होल नंबर भी कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव में ये आपके नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, ये सभी आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये पूरे ये सब आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है इसे नेचुरल नंबर में, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। वो है आपका जीरो से छोड़ के जो भी आपके नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वाले, वो सभी आपके नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा आपका। तो जब बात आती है टर्म की, उसमें फर्स्ट आपका एक रियल नंबर होगा जो किसी एक या कई सारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और रियल नंबर क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ये सभी कलेक्शन, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है इस प्लेस पे रियल नंबर की जगह पे। क्यों? क्योंकि ये पूरा कलेक्शन क्या है? ये पूरा कलेक्शन रियल नंबर ही तो है, और ये सभी रियल नंबर के पार्ट्स हैं। रियल नंबर की जगह इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर की जगह रैशनल नंबर भी हो सकता है, उसके जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर भी हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी नंबर इस रियल नंबर की जगह पे आ सकता है। और ये भी नहीं जरूरी है कि एक ही नंबर होगा रियल नंबर के प्लेस पे, भाई और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लो 2 एक नंबर है और यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। तो भाई ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 6। मतलब इनकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? 6a। तो ये भी एक टर्म बन गया। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही नंबर आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, कितना भी आ सकता है। एट द एंड वो सिंप्लीफाई होके एक नंबर ही तो बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम टर्म को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक टर्म कैसे बन रहा है? एक रियल नंबर होगा और एक आपका वेरिएबल होगा जो आपस में कनेक्ट होंगे। किस साइन से? मल्टीप्लाई साइन से। और वो जो मल्टीप्लाई साइन होगा वो हाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 7m है, ये पूरा क्या एक सिंगल टर्म है, और इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है जो फिलहाल के लिए हिडन है। 7 आपका एक रियल नंबर है और m आपका क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, ABC, XYZ कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। पहले रियल नंबर लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल को लिखते हैं। और मैंने क्या बताया? उसका साइन हमें हमेशा कंसीडर करके चलना होगा। यहाँ 7 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो हम चाहें तो पॉजिटिव साइन लगा दें या फिर हाइड कर दें। अभी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं हाइड करके रखता हूँ इसे। अगला देखते हैं क्या है। 15x, ये एक रियल नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और ये पूरा क्या बन गया? एक टर्म बन गया, ये पूरा एक टर्म है। ये -2, ये एक रियल नंबर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है जो हिडन है, और यहाँ a वेरिएबल से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? एक टर्म बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं -x, ये क्या है? ये भी एक टर्म है,
लेकिन कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो कोई रियल नंबर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ भी एक रियल नंबर है। वो कौन सा नंबर है? वो है 1। यहाँ माइनस और एक्स के बीच में एक नंबर छुपा हुआ है जो है 1। इसे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका -1x, और ये 1 आपका क्या है? एक रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x वेरिएबल से, और हम इसे पूरे को क्या कहते हैं? एक टर्म कहते हैं, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर टर्म में 1 आ रहा है तो हम उस 1 को लिखते नहीं है, हाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 शो नहीं किया है, हाइड कर रखा है। आप चाहो तो लिख सकते हो 1 को, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, उससे इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाती है हाइड करने से। अगला देखते हैं, ये क्या है? ये +1x है। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हाइड कर सकते हैं, ये आपका ये प्लस साइन को भी हाइड कर सकते हैं। अब भी ये एक टर्म कहलाएगा, ऐसा नहीं कि अब ये टर्म नहीं कहलाएगा। आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो कोई रियल नंबर नहीं है इसके आगे, यहाँ रियल नंबर है ना, वो 1 है, जो कि अभी हाइड है, हम उसे लिख नहीं रहे हैं। यहाँ 1 भी हाइड है, यहाँ प्लस का साइन भी हाइड है, और अभी ये एक टर्म कहलाएगा आपका। यहाँ देखते हैं +9, ये भी एक टर्म कहलाएगा आपका, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है जहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होते नहीं दिख रहा है। इसे हम चाहें तो और डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे इस 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 1 लिख सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए ABCD कोई भी एक ले लो, मान लीजिए मैंने। और अगर इस a का हम पावर 0 रखें तो क्या होगा? जब किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो एट द एंड क्या हुआ? 9 × 1 ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर क्या होता है? 9 × 1 9 ही होता है, मतलब घूम फिर के हम यहीं पे आ गए, 9 पे ही। इसीलिए हम इसे भी एक टर्म पढ़ते हैं। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था? जैसे 4 + 3 - 2, हम इसे क्या बोल रहे थे? टर्म ही तो पढ़ रहे थे। वैसे ये भी है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि आप ये सब ऐसे शो करके दिखाओ, इसे आप ऐसे भी एक टर्म कंसीडर कर सकते हो, सिर्फ 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स इन केस ऑफ 1 नंबर एंड मोर देन 1 वेरिएबल्स। हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था कि भाई एक रियल नंबर था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था सिर्फ एक वेरिएबल से, तो ये जरूरी थोड़ी है कि भाई हमेशा एक ही वेरिएबल आएगा। यहाँ पे चाहे तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ भी 3 वेरिएबल्स हैं आपके, यहाँ एक वेरिएबल्स है। वैसे ही पहले मैं आपको सिंगल वेरिएबल समझाया हूँ, अब आपको मोर देन 1 वेरिएबल समझाऊंगा। ये भी आपका ऊपर वाले जैसा ही है। जैसे देखिए, एक टर्म जो बनेगा आपका, उसमें पहले आपका एक रियल नंबर होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखेंगे, फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल से। यहाँ पे कोई वेरिएबल रख सकते हैं, यहाँ पे कोई और वेरिएबल रख सकते हैं, चाहे तो जो वेरिएबल यहाँ रखे होंगे वही वेरिएबल यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। और वो पूरा कलेक्शन क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा एक सिंगल टर्म। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 13 × a, ये क्या है? एक रियल नंबर या कांस्टेंट है, और ये क्या है? आपके दोनों वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है? 13a² बन जा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस मल्टीप्लाई साइन को हाइड कर दे रहे हैं, यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। a × a क्या होता है? a² होता है, और हम इस पूरे को क्या बोल रहे हैं? एक टर्म बोल रहे हैं। वैसे यहाँ देख लीजिए, -13 × x × y z ये भी आपका पूरा एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा। इसे हम और सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिखा हुआ है, -13, x 2 बार मल्टीप्लाई है तो x का पावर 2, y सिंगल टाइम्स है तो y सिंगल मतलब y का पावर 1, और z 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो z का पावर 2। और इसे हम पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? टर्म बोल रहे हैं। अगर इन्हीं के बीच में प्लस और माइनस साइन आ जाता तो क्या हो जाता? वो टर्म वहीं से सेपरेट हो जाता, अलग अलग हो जाता, मतलब इसी में 2 टर्म बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आपस में सभी कनेक्टेड है। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में यही पढ़ा था कि जब नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई के साइन होता है तो हम उसे एक टर्म कंसीडर करते हैं। तो वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है, हम इन्हें एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम इन नंबर को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना, 2 4 = 8, 8 5 = 40। ये क्या बन गया? एक रियल नंबर या इंटीजर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो वैसे ही ये भी है। तो अगला देखते हैं, ये पूरा एक टर्म है आपका। यहाँ देखिए, आपका एक रियल नंबर है, फिर आपके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सभी आपस में मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट हैं। वैसे यहाँ भी आपका एक रियल नंबर था, ये आपका वेरिएबल्स का कलेक्शन है, ये रियल नंबर फिर ये वेरिएबल्स, और ये आपस में मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 डिवाइड साइन से कनेक्टेड है 5 से। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में यही तो पढ़ा था कि डिवाइड साइन भी नंबर्स को कनेक्ट करने में काम आता है। तो अब जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डिवाइड साइन नंबर्स और वेरिएबल्स को भी कनेक्ट करता है। जैसे अगर मैं ये लिखूं 10 / x, तो ये भी एक टर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये 10 है, ये एक डिवाइड साइन से कनेक्ट है एक वेरिएबल से, ये दोनों आपस में डिवाइड साइन से कनेक्ट हैं, इसीलिए हम इसे एक सिंगल टर्म पढ़ रहे हैं। अगला क्या है? ये भी एक टर्म है पूरा,
जहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है जब हम यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं वेरिएबल के आगे तो 1 छुपा होता है, 1 हाइड रहता है जो हम शो नहीं करते हैं। अगर हम इसे और एक्सट्रैक्ट करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये आपका सिंप्लीफाई होके यही आएगा। जहाँ पे आप चाहो तो 1 को हाइड कर सकते हो, लेकिन आप माइनस साइन को नहीं हाइड करोगे, ठीक है। माइनस साइन को हाइड करोगे तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, एक निगेटिव टर्म से एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगा वो। इसी में एक और पॉइंट है कि टर्म के कलेक्शन से क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, और इन सभी के कलेक्शन से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। जैसे अगर मैं इन टर्म्स को कलेक्ट करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, जैसे देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म √3 ABC, ये आपका अगर सेकंड टर्म हुआ तो +3/5 x² y³, और ये -a²b। ये हमने क्या किया, टर्म को कलेक्ट करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से लिंक करके बताता हूं कैसे लिंक होता है। हमने ये क्या लिखा है, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन वेरिएबल्स की कोई वैल्यू ले लेता हूं, जैसे ABC, A=1, B=2 और C=3। हमने यहाँ पे क्या किया, सभी वेरिएबल्स का एक कोई फिक्स्ड वैल्यू ले लिया इस एग्जांपल के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें इसमें टर्म आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये +13 ये एक टर्म है आपका, यहाँ -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये एक टर्म है, और ये +18 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 ये एक टर्म है, और ये -20 ये एक टर्म है। हमें क्या पता है, प्लस और माइनस साइन से टर्म अलग होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से नंबर्स या वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ये आपका एक टर्म, ये आपका एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। हम इसे और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, और +18 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30 +30, और ये आपका -20 एज इट इज। अब ये आपका एक रियल नंबर या इंटीजर फॉर्म में आ गया, और ये सभी आपके टर्म्स हो गए। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हम वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ भी आपके दिख रहे हैं 3 वेरिएबल्स हैं जो इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2ABC + 4, ए यहाँ पे 2 बार है तो A⁴, B -3AB, C 2 बार है तो C⁻²। ये क्या हुआ, इतना बड़ा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसे हमने और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, जहां हम सभी मल्टीप्लाई साइन को हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और अभी भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमें। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। हमने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या ली है इस एग्जाम्पल में, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है। तो चलिए हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इनकी वैल्यू को। सब्सटीट्यूट मतलब जहां A लिखा है हम वहां A की वैल्यू लिख देंगे, जहां B लिखा है वहां B की वैल्यू लिख देंगे, और जहां C लिखा है हम C की वैल्यू लिख देंगे। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, A की जगह 1 लिख दिया, B की जगह 2 लिख दिया और C की जगह 3 लिख दिया, तो क्या ये एक सही तरीका है लिखने का? नहीं, ये एक सही तरीका नहीं है। इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा। जब अलजेब्रा की बात आती है तो हम मल्टीप्लाई का साइन हाइड कर देते हैं, लेकिन जब हम इसे सब्सटीट्यूट करके इनकी वैल्यू लिखेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी साइन होगा हमें वो यूज करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने क्या किया, इस A की वैल्यू यहाँ लिख दी, हमने इस B की वैल्यू यहाँ लिख दी और C की वैल्यू यहाँ लिख दी। ऐसे ही सभी के साथ करेंगे। +4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि A यहाँ पे 2 बार है इसीलिए 1 2 बार आया है, और मल्टीप्लाइड बाई B मतलब 2। और क्या है अगला, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने क्या किया है, यहाँ पे इन टर्म्स की वैल्यू लिख दी है, इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है, जो भी जिस वेरिएबल का वैल्यू है उसे वहां रख दिया है। अब ये इतना बड़ा आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा था उसे हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखें, फिर और सिंप्लीफाई करके या उनकी वैल्यू लिख के हमने उसे एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बन रहा है, जैसे ये आपका है ना, ये पूरा क्या था, ये भी तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था, इसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल रहे थे, इसे भी हम बोल रहे थे। वैसे ही हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे ये आपके टर्म्स हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 2 2 4 3 12, प्लस 4 2 8, यहाँ माइनस
3 3 9 327 इंटू 2 54 माइनस 54। अब ये एक क्या बन गया, एक रियल नंबर या इंटीजर फॉर्म में हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ये दोनों बराबर हैं, और हम इसे ऐसे कब लिख सकते हैं, जब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता होगी, तभी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पूरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन गया जैसे ये बना था, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये जो दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये आपस में सेम है, और इस फॉर्म में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता होगी। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 12 + 8 20 होता है, और माइनस 54 कितना होगा आपका, माइनस 34 होगा। अब ये पूरा क्या बन गया आपका, अब ये पूरा एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बन गया, क्योंकि अब इक्वल टू का साइन लग गया है और हम इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू लिख दिए हैं, तो ये अब पूरा एक न्यूमेरिकल इक्वेशन कहलाएगा, जहां पे ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और मैं आपको बताता हूं इसमें, ये अब आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, जहां पे वेरिएबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, और हम उसे उसके फाइनल वैल्यू से इक्वेट कर दे रहे हैं, और इसकी फाइनल वैल्यू क्या आई है, माइनस 34 आई है। ये पूरा आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। आइए इसमें भी देखते हैं, अगर हम इसकी फाइनल वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी बताइए। 13 माइनस 8 कितना होता है, 5 5 30 35 और माइनस 20, ये हो गया आपका 15। अब ये पूरा क्या बन गया, ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बन गया। जैसे यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, वैसे ही ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है पूरा, जहाँ पे इसे हम एक टर्म भी बोल सकते हैं और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। वैसे इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और ये सभी इंडिविजुअल नंबर आपके टर्म्स हैं। सेम वही चीज़ यहाँ हो रहा है, इसे आप एक टर्म भी बोल सकते हैं, इसे आप एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, और पूरा क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। आप ये सब इजीली समझ पाओ, इसीलिए मैंने अरिथमेटिक फील्ड में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, टर्म्स और न्यूमेरिकल इक्वेशन बताया था। तो अब चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट है आपका लाइक टर्म, सेकंड है आपका अनलाइक टर्म, एक और थर्ड है आपका कांस्टेंट टर्म, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइक टर्म, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर और इट इज ऑल्सो नोन एज सिमिलर टर्म्स। जिन भी टर्म्स के सिमिलर या सेम वेरिएबल्स पार्ट होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके आपको बताता हूं मैं, यहाँ पे ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके टर्म्स हैं, और हम क्या देख रहे हैं, और इन सभी टर्म्स में ये आपके वेरिएबल पार्ट हैं, जहां पे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो लाइक टर्म्स क्या कह रहा है, जिन भी टर्म्स के सेम वेरिएबल पार्ट होंगे वही आपके लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2ab, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में क्या है, ab है, तो किसी और टर्म में देखिए ab दिख रहा है क्या, आप बताओ, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं, 2ab और 15ab। और चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं 7abc है, और क्या है 13xy, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये क्या है 22ab², ये भी डिफरेंट है। मतलब ये तीनों आपके डिफरेंट हैं, तो इन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। अभी हम अनलाइक टर्म भी पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा उसके बारे में। एक और चीज यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि ये 22ab² भी लाइक टर्म है, इन्हीं के जैसे, जैसे ये 2ab है, यहाँ 15ab है, वैसे ये 22ab² है। दिखने में तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे b जो वेरिएबल है वो यहाँ पे 2 बार आया है, और इन दोनों लाइक टर्म में b सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जो सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपका लाइक टर्म नहीं है, ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं, और ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं। तो चलिए अब अनलाइक टर्म को पढ़ते हैं। द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर ऑल्सो नोन एज डिससिमिलर टर्म्स। वो टर्म्स जिनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होते हैं उन्हें हम अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन तीनों टर्म में, इन तीनों टर्म के वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, अलग हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे abc आ रहा है, यहाँ पे xy आ जा रहा है, यहाँ पे ab² आ जा रहा है, इसीलिए ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं। और एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, इन चारों टर्म्स के वेरिएबल पार्ट डिफरेंट हैं, कोई भी सेम नहीं है, इसीलिए ये चारों आपके अनलाइक टर्म्स हैं। इसी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना जरूरी है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपका। लाइक टर्म जो होते हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उन्हें हम ऐड लेस नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये और ये आपके लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 15 कितना होता है, 17 AB हो जाएगा आपका, दोनों ऐड होके। तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं और देखते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, अब 2AB - 15AB कितना होता है, -13AB होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस भी हो जा रहा है। अगला देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2AB × 15AB कितना होगा, 30A² B² हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है। अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, 2AB / 15AB, तो ये AB और AB आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या आया, 2/15। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइक टर्म डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अनलाइक टर्म पे आते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि हम इसे ऐड और लेस नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये चारों आपके अनलाइक टर्म्स हैं, तो क्या हम इसे ऐड और लेस कर सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बताता हूँ कि इसे ऐड और लेस क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेता हूँ 3xy और ये क्या है आपका 5ab। तो चलिए इसे ऐड करके देखते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। तो क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है क्या, देखो जरा आप, यहाँ 3xy है, यहाँ 5ab है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में इनके वेरिएबल पार्ट जो हैं डिफरेंट हैं। हमने अभी ऊपर क्या देखा था लाइक टर्म में, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट सेम थे, इसीलिए ये ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके वेरिएबल पार्ट्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम इन्हें ऐड और लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म्स के वेरिएबल पार्ट्स डिफरेंट हैं। इसी प्रॉब्लम को मैं और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ। जैसे देखते हैं, मेजरमेंट के यूनिट्स लिए हैं वेरिएबल के प्लेस पे। यहाँ पे कांस्टेंट के बाद में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमें पता है ना कि भाई ml एक मेजरमेंट का यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक मेजरमेंट का यूनिट है। ml से हम क्या मेजर करते हैं बताओ, ml से हम लिक्विड प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, और सेंटीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हम सेंटीमीटर से लेंथ को मेजर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप इस ml और सेंटीमीटर्स को आप कोई वेरिएबल समझ लो। जैसे हम यहाँ पे XY ले रहे थे, यहाँ पे AB ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आप इन्हें वेरिएबल कंसीडर करो इस क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों आपके लाइक टर्म है, और एक इसमें अनलाइक टर्म आ जा रहा है। इसका वेरिएबल C और M है, और इन सभी के वेरिएबल M और L था। और अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो टर्म्स ML वाले हैं उन्हें हम इजिली ऐड कर लेंगे। क्या होगा, 9 + 7 कितना होता है, 16, और -3 कितना होगा, 13 ml, और बचा क्या आपका 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर। जो लाइक टर्म थे वो इजिली ऐड हो गए, और जो अनलाइक टर्म है वो ऐड और लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या हम 500 ml मिल्क को 200 सेंटीमीटर वायर से ऐड कर सकते हैं क्या, बताओ अभी। नहीं कर सकते हैं भाई, ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, इसीलिए हम अनलाइक टर्म्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है 13 ml + 4 सेंटीमीटर, इससे आगे ऐड नहीं हो सकता है, यही आपका आंसर है। अगला देखते हैं, 2 चेयर्स + 4 चेयर्स + 5 पेंसिल्स + 1 इरेजर। आप इस चेयर्स, पेंसिल और इरेजर को आप एक वेरिएबल समझो। जैसे यहाँ पे आप XY AB को वेरिएबल समझ रहे हो, वैसे ही यहाँ पे आप चेयर, पेंसिल और इरेजर को वेरिएबल समझो, और अब इसे ऐड करो आप। 2 + 4 कितना होता है, 6 चेयर हो जाएंगे। और क्या बचे आपके, 5 पेंसिल और 1 इरेजर। तो क्या ये 5 पेंसिल या 1 इरेजर इस चेयर में ऐड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है भाई, ये अलग चीज है, और पेंसिल अलग चीज है, इरेजर अलग चीज है। तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। हम इससे आगे अब ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये तीनों अलग अलग चीज है, इन्हें हम आपस में ऐड लेस नहीं कर सकते हैं। ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब हमने समझ लिया कि हम अनलाइक टर्म्स को ऐड और लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि हम अनलाइक टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूं, चलिए। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल पार्ट्स डिफरेंट हैं। इसे चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरिएबल को। 4 × 6 × a × b × x × y। 6 4s are 24, और ये a b x y। तो ये जो दोनों अनलाइक टर्म्स थे मल्टीप्लाई होके 24 a b x y आ गए हैं। इसीलिए अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है।
अब चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया डिवाइड का साइन, 4ab डिवाइडेड बाई 6axy। इसे हम और एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b और 6 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। यहाँ पे 4 और 6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। और देखते हैं यहाँ a न्यूमरेटर में भी है और यहाँ a डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो और कोई कैंसिल हो सकता है क्या, अब नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 2/3, और यहाँ पे आपका b वेरिएबल और यहाँ पे xy वेरिएबल बचे हैं। तो ये जो दोनों अनलाइक टर्म्स थे उन्हें हम डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपका डिवीजन भी पॉसिबल है अनलाइक टर्म्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये पूरा क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है। और ये क्या पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ये सभी इंडिविजुअली टर्म्स हैं, ये आपके सभी टर्म्स हैं। और अगर यहीं मैं इनके कॉमास हटा देता और इनके साइन एज इट इज लिख देता, जैसे ये 7 पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिख देता, यहाँ भी प्लस लिख देता, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ प्लस लिख देता। मतलब इनके कॉमास हटा के अगर हम इनके साइन लिख दें तो ये पूरा एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सभी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म्स। तो चलिए आइडेंटिफाई और ऐड और लेस करते हैं टर्म्स को। 4a माइनस 2a ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और 8b और 5a² ये अनलाइक टर्म्स हैं। और हमें ये पता है कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे 4a माइनस 2a कितना होता है, 2a हो जाएगा। और सभी टर्म्स को ऐड करने पे क्या होगा, 2a प्लस 8b प्लस 5a²। अब हम देख रहे हैं कि सभी आपके अनलाइक टर्म्स हो गए। इन सभी टर्म्स के वेरिएबल पार्ट डिफरेंट हैं। ये 2a वाला और प्लस 5a² वाला ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, ना कि लाइक टर्म है। आगे देखते हैं 10x²। क्या x² वाला और कोई टर्म है, यहाँ ये है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ देखते हैं 7y, क्या और कोई टर्म y वेरिएबल के साथ है क्या, हाँ यहाँ पे है 5y। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों लाइक टर्म है। आगे देखते हैं 12 और -7, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है, इन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और कौन सा टर्म है, -3z और ये z, ये दोनों आपस में भी लाइक टर्म्स हैं। और अगर हम इन सभी इंडिविजुअल टर्म्स को जोड़ें तो क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। 10x² और -2x² कितना होगा, 8x² होगा। 7y और प्लस 5y ये कितना होता है, 12y। 12 प्लस -7 कितना होता है, +5 हो जाएगा ये। और क्या बचा, -3z और प्लस z, ये कितना हो गया आपका, -2z। हमने क्या देखा था कि ये सभी इंडिविजुअल टर्म्स थे, और हम इसे और सिंप्लीफाई और ऐड लेस करके हम इसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है 13x। तो क्या कोई और टर्म है क्या जिसमें सिर्फ x हो, नहीं, और किसी टर्म में सिर्फ x नहीं है। ठीक है, अगला क्या है 24a। इसका भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है हमें, इसका भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है, और इसका भी और इसका भी। तो यहाँ तो पांचों अनलाइक टर्म्स हैं, यहाँ कुछ भी ऐड और लेस नहीं कर सकते हैं। यही फाइनल है आपका, यही फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। अगला क्या है 2/3m और 1/3m, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे। और कौन सा है 5m² और 0.5m², ये पेयर्स भी लाइक टर्म्स हैं। और क्या बचा, एक 7n बचा, ये अनलाइक टर्म है। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो 1m आएगा, और 5m² प्लस 0.5m² कितना होता है, 5.5m², और ये आपका एक 7n। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसे हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिए। अब हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स हो गए। अब अगला देखते हैं। ये सभी इंडिविजुअल टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमा का साइन लगा हुआ है। फर्स्ट है आपका 4ab। क्या किसी और टर्म में a और b साथ में आ रहे हैं क्या, यहाँ पे आ रहा है a और b साथ में, तो ये दोनों टर्म्स आपके लाइक टर्म्स हो गए। अब कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ तो भाई पहले b आ गया है फिर इसके बाद a आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी टर्म में अगर वेरिएबल आगे पीछे हो जा रहे हैं तो उससे टर्म की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती है, वो हमेशा सेम ही रहेगी।
जैसे इसी को देखते हैं, यहाँ 7ab लिखा है और यहाँ पे 7ba लिखा है, ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2 होती और b की वैल्यू 3 होती तो क्या होता, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। हमने यहाँ पे क्या किया, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि वेरिएबल्स को आगे पीछे करने पे क्या वैल्यू में कोई चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 14, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 42, और यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 21, और 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 42। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों सेम ही तो नंबर हैं। क्या वेरिएबल्स को आगे पीछे करने पे वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है क्या, फाइनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसीलिए टर्म्स में वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं, वो हमेशा सेम ही रहती हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल पे आते हैं, इसे इरेज कर देता हूं मैं। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि इस 7ba को हम 7ab लिख सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल पार्ट जो है टर्म के दोनों वो आपस में सेम हो गए, इसीलिए ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हो गए। अब आगे देखते हैं 2a, क्या इन टर्म्स में सिर्फ a वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एक अनलाइक टर्म हो गया। अगला क्या है -8a²b, क्या किसी और टर्म में ये सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हो गए। दोनों लाइक टर्म कैसे हो गए, देखिए ऐसे हो गए, -8a² है ये, और ये क्या है 2ba² है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a²b। हमने क्या किया, हमने बस इस वेरिएबल को आगे पीछे कर दिया, और हमें क्या पता है वेरिएबल को आगे पीछे करने से कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होती है, इसीलिए ये दोनों आपके लाइक टर्म कंसीडर होंगे ये दोनों। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4ab और 7ba ऐड करने पे कितना होगा 11ab होगा, और ये -8a²b प्लस ba² कितना होगा, ये होगा आपका -6a²b, और ये आपका 2a बचा और एक आपका 13 बच गया। कुछ बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे 2a तो सेकंड टर्म है, तो हमने यहाँ पे 2a को सेकंड टर्म क्यों नहीं लिखा, हमने तो 2a को यहाँ पे थर्ड टर्म बना दिया। तो मैं आपको बता दूं इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 11ab प्लस 2a -6a²b प्लस 13। आप इन टर्म्स को भी आगे पीछे कर सकते हो, उससे भी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्या इसका भी एग्जाम्पल लेके बताऊं क्या, जैसे देखिए, और अब हम इनके टर्म को आगे पीछे करेंगे। 2b पहले लिख लेते हैं, फिर +1 लिख लेते हैं, और फिर +4a को लिख लेते हैं। और इस एग्जाम्पल में a की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और b की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। आप कोई भी नंबर लेके ट्राई करना खुद से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 × 1 प्लस 2 × b कितना है 2 है, प्लस 1, और इसको देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई b कितना है 2 है, फिर +1, फिर +4 मल्टीप्लाइड बाई ए 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है देख लो, 4 × 1 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, और ये 1, आंसर कितना आएगा 4 4 8 1 9। अब इस वाले को भी देख लेते हैं, 2 × 2 = 4, और ये 1, और ये आपका 4 4 1 5 और 5 4 9। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई दोनों की वैल्यू तो आखिर में सेम ही आ गई, तो टर्म्स को भी आप शफल कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि टर्म्स जब भी आप सफल करो तो उनके साइन को भी साथ में लेके चलना, अगर आप साइन को मिस कर दोगे ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर। इसीलिए जब हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे या शफल करेंगे तो हमें साइन को साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, -6a²b था, ये आपका सेकंड टर्म था ना इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और जब हमने दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा तो यहाँ पे -6a²b थर्ड टर्म हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन को साथ लेके चला है, यहाँ पे भी माइनस साइन था और यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ पे दोनों फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं, ये अब और ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि अनलाइक टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सब इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो ये सभी डाउट्स को अपने दिमाग में लिए चलते हैं, इसीलिए मुझे ये सब भी बताना पड़ रहा है। और मैं ये सब वीडियोस मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स को फोकस करके बना रहा हूँ जिन्हें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे देखते हैं 12xy², 7x² और -2y²x, ये टर्म और ये टर्म दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। डिफरेंस बस इतना ही है, ये जो वेरिएबल पार्ट्स हैं वो बस अरेंज नहीं है सही से।
आगे देखते हैं और कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है, सभी तीनों अनलाइक टर्म है। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 12xy² माइनस 2y²x, ये कितना हुआ आपका, हो गया 10xy² और ये आपका प्लस 7x² y और प्लस 7x² y² और ये आपका 5xy³। अब ये सभी अनलाइक टर्म्स हो गए, मतलब इसके आगे हम अब नहीं बढ़ सकते हैं। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। इसमें पता करते हैं कि कौन से लाइक टर्म है, कौन से अनलाइक टर्म है। फर्स्ट है आपका ABC। क्या और कहीं सिर्फ ABC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगला देखते हैं AB²C, क्या इससे सिमिलर और कहीं टर्म है, ये है आपका ACB²। यहाँ A भी है, यहाँ B² भी है और यहाँ C भी है, और कोई यहाँ भी है B² AC, यहाँ A भी है, यहाँ B² भी है और यहाँ C भी है। बस डिफरेंस इतना है कि टर्म्स आपस में अरेंज नहीं है, इधर उधर है। क्या और भी कहीं इससे सिमिलर टर्म है, देखिए यहाँ पे CAB², यहाँ पे भी A है, B² भी है और C भी है, तो ये चारों टर्म आपके लाइक टर्म है। और तो हमें कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, ये तीनों आपके अनलाइक टर्म है। ABC, C² AB और A² BC, ये तीनों आपके अनलाइक टर्म है। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ABC और ये चारों लाइक टर्म्स जब ऐड होंगे तो क्या होंगे, प्लस 4AB² C होगा। और क्या बच जा रहा है, ये वाला बच जा रहा है, प्लस C² AB और ये वाला बच जा रहा है A² BC। अब यहाँ पे सभी क्या हो गए, अब सभी आपके अनलाइक टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसे ऐड और लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स मैटर्स इन प्लस एंड माइनस बट नॉट इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये तो मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में लाइक या अनलाइक टर्म मैटर नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी बताया था आपको, यहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐड और लेस सिर्फ लाइक टर्म होते हैं, ना कि अनलाइक टर्म। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आई थिंक इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना जिन्हें मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप मुझे बता दो कमेंट में, और आप अपना रिव्यू भी कमेंट में दे सकते हैं जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ आगे वीडियोज़ के लिए। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वगैरह दबा दो, जिससे मैं आगे चल के जो भी वीडियोज़ लाऊंगा वो सभी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है फिर, तो यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।